इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज हमारे सामने ऐतिहासिक दस्तावेजों, राजनीतिक रिपोर्टों और कुछ काफी दिलचस्प भौगोलिक आंकड़ों का ना एक बड़ा ढेर है। हाँ, काफी सारा डेटा है आज खंगालने के लिए। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है भारत के 28वें राज्य यानी झारखंड के निर्माण की 88 वर्षों की जो यात्रा है उसे समझना। मैं जब ये सोर्सेज देख रही थी तो लगा कि ये सिर्फ नक्शे पर लकीर खींचने की कहानी नहीं है। सही कहा आपने। ये समझना ज्यादा जरूरी है कि कैसे जल, जंगल और जमीन की अस्मिता ने मतलब एक इतने बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया। और इस आंदोलन की जड़ें तलाशने के लिए हमें ना वो आंतरिक उपनिवेशवाद वाली बात समझनी होगी। इंटरनल कॉलोनियलिज्म, बिल्कुल। 1912 से 1938 के बीच के जो दस्तावेज हैं वो साफ दिखाते हैं कि दक्षिणी बिहार के इस हिस्से के साथ कैसा बर्ताव हो रहा था। संसाधन और खनिज झारखंड के थे, पर मुनाफा कहीं और जा रहा था। हाँ, स्थानीय लोगों को बस यही लग रहा था कि वो अपने ही घर में सिर्फ मजदूर बनकर रह गए। और यही बेचैनी थी जिसने अलग पहचान की मांग को जन्म दिया। शुरुआत में क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन या वो छोटा नागपुर उन्नति समाज जैसे समूह बने, जो कि सिर्फ सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने इस असंतोष को एक राजनीतिक आवाज दी। लेकिन असली ड्रामा तो आजादी के बाद शुरू होता है। 1952 के चुनावों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जब झारखंड पार्टी ने 33 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। उस समय लग रहा था कि मंजिल बहुत करीब है। लेकिन फिर 1963 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने आंदोलन की कमर ही तोड़ दी। जयपाल सिंह का झारखंड पार्टी को सत्ताधारी कांग्रेस में विलय कर देना। मैं यही सोच रही थी कि क्या ये सिर्फ सत्ता के लिए किया गया एक राजनीतिक समझौता था? क्योंकि इसके बाद तो जैसे आंदोलन पूरी तरह दिशाहीन हो गया था ना। बिल्कुल, लोगों का अपनी ही लीडरशिप से भरोसा उठने लगा था। देखिए, सत्ता की हिस्सेदारी का लालच तो था, लेकिन दस्तावेजों के अनुसार इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा पड़ा। जनता खुद को ठगावा महसूस कर रही थी। पर 80 के दशक तक आते आते ये हताशा एक भारी उग्रता में बदल गई। 1986 में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू का गठन हुआ। हाँ, और निर्मल महतो ने करो या मरो का नारा दिया। उनका तरीका पुरानी पीढ़ी से बिल्कुल अलग था। उन्होंने सीधे नब्ज पर चोट की। आजसू ने जो आर्थिक नाकेबंदी की ना, वो कोई सामान्य धरना प्रदर्शन नहीं था। उन्होंने सीधे खदानों से कोयले की सप्लाई लाइन ही चोक कर दी, जिससे पूरा प्रशासनिक और औद्योगिक ढांचा पंगु हो गया। और फिर 1987 में निर्मल महतो की हत्या हो गई। इस शहादत ने पूरे आंदोलन को उस मुहाने पर ला खड़ा किया जहां से पीछे हटना नामुमकिन था। इस उग्रता का सीधा असर दिल्ली और पटना में महसूस किया जाने लगा। और 90 के दशक का अंत आते आते सियासी घमासान अपने चरम पर था। यहाँ सोर्सेज में एक बड़ी राजनीतिक विडंबना देखने को मिलती है। हम सिर्फ दस्तावेजों की बात कर रहे हैं, जहाँ एक तरफ लालू यादव का वो बहुचर्चित बयान दर्ज है कि झारखंड मेरी लाश पर बनेगा, और दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि जनभावना का दबाव इतना भयानक था कि उसी सरकार को सन 2000 में बिहार पुनर्गठन अधिनियम पास करना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक यू टर्न था। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायणन के हस्ताक्षर के साथ ये कानूनी हकीकत बन गया। और 15 नवंबर 2000 को जानबूझकर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन तत्कालीन NDA सरकार के नेतृत्व में झारखंड का जन्म हुआ। अगर हम नए राज्य के भूगोल पर नजर डालें तो 18 जिलों के साथ ये भारत का रूर प्रदेश कहलाया। जैसे जर्मनी की रूर घाटी अपने कोयले और भारी उद्योगों के लिए दुनिया भर में मशहूर है ना, वैसे ही धनबाद की कोयला खदानें और जमशेदपुर के उद्योग इस नए राज्य की आर्थिक रीढ़ बन गए। राजनीतिक रूप से भी ये एक भारी बदलाव था। 81 विधानसभा और 14 लोकसभा सीटों के अलग होने से पूरे क्षेत्र का राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण केंद्र ही बदल गया। रांची में नया हाईकोर्ट बना, नई राजधानी बनी। लेकिन दस्तावेजों से ये भी स्पष्ट होता है कि ये कोई परियों की कहानी नहीं थी जहां अंत में सब सुखी हो जाते हैं। ये जो बंटवारे के बाद का तलाक था ना, ये काफी उलझा हुआ था। बिल्कुल, संसाधनों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन पेंशन, देनदारियों जैसे वित्तीय विवाद सालों तक दोनों राज्यों के बीच उलझे रहे। इसके अलावा नई प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करना और शुरुआती सालों में एक के बाद एक सरकारें गिरने से आई राजनीतिक अस्थिरता और नक्सलवाद का गहराता साया, इन सब ने नए राज्य की राह को बेहद मुश्किल बना दिया। मतलब लड़के लिया झारखंड का नारा तो सच साबित हुआ, लेकिन उस खनिज संपदा और मानव संसाधन के दम पर आत्मनिर्भर होने की लड़ाई अभी भी जारी है। 88 वर्षों का ये संघर्ष वाकई कई परतें खोलता है।
और यही विश्लेषण के अंत में एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस पूरे सफर को देखकर ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि क्या मानचित्र पर सिर्फ एक नई राजनीतिक सीमा खींच देने भर से किसी क्षेत्र के मूल निवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन का पूर्ण अधिकार मिल जाता है? या फिर अपने संसाधनों पर असल नियंत्रण पाने का असली संघर्ष राज्य बनने के बाद ही शुरू होता है?